हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। तो काफी टाइम बाद हम लोग क्लास कर रहे हैं ना, 3 दिन के बाद। यानी कि हम लोग का मैथ्स का तो पूरा का पूरा टर्न ही खत्म हो गया। ओके, तो अभी तक हमने जो पढ़ा है, पहले तो ये बता दो मुझे, कोई डाउट है किसी को? खास करके केमिस्ट्री जो अब की आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में अगर किसी को अभी तक में कुछ डाउट हो तो बताइए। अगर किसी को कुछ भी पूछना है, अभी तक हम लोगों ने जो 4-5 नियम पढ़े हैं तो बताइए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलिए। देखो, आज जो है ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। आज हम लोग जो ये पदार्थ के गुण पढ़ रहे हैं ना, पदार्थ के गुण, ये टॉपिक आज आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद से नया टॉपिक शुरू होगा। तो हम लोग अभी तक 4-5 जो भी पदार्थ के गुण पढ़े हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे भी काम आएगी। एक और यहाँ पे पदार्थ का गुण है, जैसे कि पदार्थ के कणों की स्थिति और ऊर्जा। कि जो पदार्थ के कण होते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है और उनमें ऊर्जा कितनी होती है। देखो, पदार्थ के कण में ऊर्जा के आधार पर ही तो हम जान पाएंगे कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है या कितना ज्यादा वो इधर उधर घूम सकता है। मतलब किसी चीज के अंदर ऊर्जा कितनी है, किसी चीज के अंदर एनर्जी कितनी है, उसी से तो हम पहचान पाते हैं। तो आज हम लोग यही अभी सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि पदार्थ के कणों की स्थिति और ऊर्जा। जैसे मैं ठोस की बात करूं, और फिर मैं द्रव की बात करूं, और फिर मैं गैस की बात करूं, तो पहले ध्यान से समझो, फिर उसके बाद कोई दिक्कत होगी तो बातचीत करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि ठोस के कण जो होते हैं वो बिल्कुल आपस में बहुत ही मजबूती के साथ बंधे होते हैं। ये बात हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं कि ठोस के कण आपस में बहुत मजबूती के साथ बंधे होते हैं, और जो द्रव के कण होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं। मतलब द्रव के कण आपस में ज्यादा मजबूती से नहीं बंधे होते हैं ठोस के कंपेयर में, थोड़ा सा इनमें दूरी होती है। ठीक है। और जो गैस के कण होते हैं इनमें तो मजबूती होती ही नहीं है। एक कण यहां है तो एक यहां है, एक यहां है तो एक यहां है। तो अब आप यहां पे समझो। अब यहां पे अब थोड़ा सा इसके अंदर की बात समझो। अगर मान के चलो ठोस के कण आपस में बहुत मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, जो ठोस के कण हैं वो आपस में बहुत ही मजबूती के साथ बंधे हुए हैं, यानी कि इनके कणों की स्थिति जो होगी वो ज्यादा स्थिर होगी। मतलब इसके कण इधर उधर ज्यादा मूव नहीं कर सकते हैं, इसके कण जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे, और ये इधर उधर ज्यादा मूव नहीं करेंगे, इधर उधर ज्यादा नहीं भागेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि ठोस के कण जो होते हैं वो स्थिर होते हैं, एक जगह पर आसानी से स्थिर रह सकते हैं। इसीलिए आप अगर लोहे का रॉड है तो ऐसा तो नहीं है ना कि लोहे के रॉड से थोड़ा सा टूट के इधर उधर भागने लगता है। लेकिन जो द्रव के कण हैं उनकी स्थिति, उनके जो कण हैं वो एक जगह पर स्थित नहीं होते हैं। इसी कारण से तो द्रव जो होता है वो बहने लगता है। पानी क्यों बहता है? क्योंकि इनके कण स्थिर नहीं है, अस्थिर है। इसी कारण से द्रव के कण जो होते हैं वो इधर उधर बहने लगेंगे, और गैस के कण तो सबसे ज्यादा अस्थिर है। तभी तो ये
बहुत तेजी से बहने लगते हैं, तभी तो हवा बहुत तेजी से बहती है। अब पानी थोड़ा सा कम तेजी से बहेगा, वो जमीन पे बहेगा। हवा जो है सो कहीं भी बह जाएगा, बहुत ही हल्का होगा। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पदार्थ के जो कणों की स्थिति है वो ठोस में सबसे ज्यादा है। मतलब ठोस के कण जो हैं वो सबसे ज्यादा स्थिर हैं, सबसे ज्यादा एक जगह पर टिके रह सकते हैं। और द्रव के कण उससे कम, और गैस के कण सबसे कम। अब ये तो स्थिति की बात हो गई। अब ऊर्जा की बात कर लेते हैं कि ऊर्जा किस में सबसे ज्यादा होगी। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आप लोग देखते होंगे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग, अगर मान के चलिए बुजुर्ग लोग एक जगह पर आसानी आसानी से वो लोग बैठे रहते हैं, चुपचाप एक जगह पर बैठे रहते हैं। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो एक जगह पर स्थिर इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें कम ऊर्जा होती है। उनमें क्या होती है? कम ऊर्जा होती है। इसी कारण से वो एक जगह पर आसानी से स्थिर बैठे रहते हैं। ठीक है ना? बहुत ही आसानी से और स्थिर तरीके से बैठे रहेंगे। रीजन क्या है? कि उनमें एनर्जी अब कम हो गई है, उनमें ऊर्जा कम हो गई है। तो ठोस के कण भी तो एक जगह पर स्थिर हैं, तो इसमें भी ऊर्जा कम होगी। तो सवाल ये बनता है, सवाल ये पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और कैसे भी करके, कि बताओ ठोस द्रव गैस में किसमें सबसे कम ऊर्जा होती है, किसके कणों में सबसे कम ऊर्जा होती है। तो आप कह सकते हो कि ठोस के कणों में सबसे कम ऊर्जा होती है। अगर कह दे कि एक्सप्लेन भी करो इस बात का, ठीक है ना, तो तुम एक्सप्लेन भी कर सकते हो कि क्योंकि इसके कण आपस में मजबूती से बंधे होते हैं, इस कारण से इसके कण स्थिर होते हैं और इनके कणों में बहुत कम ऊर्जा होती है। ओके। ओके, द्रव की बात करते हैं थोड़ा सा। ये द्रव क्या होता है? एक सेकेंड। राजपूत ऋषभ कुमार सिंह, एक नया स्टूडेंट आया है और इसे आवाज कुछ सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। तो ये द्रव के जो कण होते हैं, द्रव के कण थोड़ा सा दूर दूर होंगे। द्रव के जो कण होंगे वो थोड़ा सा दूर दूर होंगे, द्रव के कण। तो द्रव के कण में मजबूती कम होगी, जाहिर सी बात है। तो द्रव के कण आप बहने लगेंगे, तो यानी कि उसमें कुछ ऊर्जा है ना, ठोस से थोड़ी सी ज्यादा ऊर्जा है तभी तो बह रहे हैं। यानी कि अगर वो चल फिर रहा है, आदमी कोई आसानी से इधर उधर चल फिर रहा है, यानी कि उसमें ऊर्जा है। तो जो द्रव के कण है उसमें ऊर्जा है, थोड़ी बहुत ऊर्जा जरूर है, तभी तो वो बह पा रहा है। तो अगर कोई पूछे कि द्रव के कणों में ऊर्जा ज्यादा होती है कि ठोस के कणों में ऊर्जा ज्यादा होती है, तो आप क्या कहोगे? द्रव के कणों में ऊर्जा ज्यादा होती है, तभी तो द्रव के कण इधर उधर बहने लगते हैं। ठीक है। और गैस के कणों में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। क्यों? तभी तो गैस के कण जो है सो वो तेजी से इधर उधर बहने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के कण जो होते हैं वो कम स्थिर होते हैं, एक दूसरे से मजबूती से बंधे नहीं होते हैं। तो इधर उधर वो आसानी से घूम फिर सकते हैं, इधर उधर बह सकते हैं, दूर दराज तक जा सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि गैस के कण जो होते हैं उनमें ज्यादा ऊर्जा होती है। जैसे कि बच्चे होते हैं, आप बच्चे को देखो, बच्चे क्या होते हैं? सबसे ज्यादा अस्थिर होते हैं, मतलब कि बिल्कुल भी स्थिर नहीं होते। बच्चों को एक जगह आप बैठा नहीं सकते हो, वो इधर उधर घूमते रहेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। सबसे ज्यादा अस्थिर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। और द्रव को आप लोग जवान लोग जैसा मान सकते हो कि जवान लोग जो होते हैं उनमें थोड़ी बहुत स्थिति भी होती है और थोड़ा बहुत उनमें ऊर्जा भी होता है।
तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये बात हम लोग पहले से जानते थे, लेकिन ये ऊर्जा वाली बात, जो एनर्जी वाली बात है, ये नहीं जानते थे कि किसके कण में कितनी ऊर्जा होगी। अब इस बात को मैंने आगे यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो ये सारी बातें आराम से लिख लीजिएगा कि ठोस पदार्थ के कण आपस में मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए ठोस पदार्थ के कण स्थिर होते हैं और इनके कणों की ऊर्जा कम होती है। ओके, फिर मैंने द्रव में भी लिख रखा है कि द्रव पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में कम मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए ये अस्थिर होते हैं और इधर उधर बहने लगते हैं, और इनके कणों की ऊर्जा थोड़ी सी ज्यादा होती है, तभी तो इधर उधर बह रहे हैं। और जो गैस पदार्थ के कण होते हैं वो आपस में बहुत कम मजबूती से बंधे होते हैं, इसलिए ये ज्यादा अस्थिर होते हैं और इधर उधर ज्यादा घूमते हैं, और इनके कणों की ऊर्जा जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ये बात मैंने देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में लिख रखी है, आप लोग इसको बाद में नोट कर लें। अब बताओ इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को इस चार्ट के द्वारा, ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हो इसमें 7-8 हैं, इसके द्वारा मैं सबको एक टेबल के रूप में आप लोगों को दे दूंगा, ताकि याद रखने में और चीजों को फटाक से रिवीजन करने में आपको आसानी है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी पदार्थ के गुण पढ़े हैं ना, मैं उनको यहाँ पे टेबल के रूप में आपको दे दूंगा, अभी मैं लिखवा दूंगा, तो चीजों को याद करने में भी आसानी हो जाएगी और बार बार रिवाइज करने में भी आसानी हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैंने बताया कणों की स्थिति और ऊर्जा, उसमें किसी के मन में कोई सवाल, कोई शंका कुछ हो तो जल्दी से बताओ, चैट करो फटाक से। है किसी को? तबीयत कैसी है? तबीयत अभी ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी थोड़ी सी परेशानी है। आज भी क्लास करने का मन तो नहीं था, लेकिन अ, कर लिए रहे, क्योंकि 3 दिन हो गए। हाँ, ठंडा ही लगा है यार। एक्चुअल में बाइक पे थोड़ा सा हम घूम लिए थे ठंडे में, उसी के कारण ये हुआ है। चलो चलो। हाँ, बहुत बहुत सही। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलो ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई है। तो अब एक एक करके हम लोग लिखते हैं। ये जो आप इधर देख रहे हो ये पदार्थ के गुण हैं। उसके बाद हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आ, कि ठोस में कैसा होता है, द्रव में कैसा होता है, गैस में कैसा होता है, और फिर उसकी तुलना करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं अंतरा अणु का स्थान। अंतरा अणु का स्थान आप लोग जानते हो ना, दो अणुओं के बीच के स्थान को कहते हैं। तो ठोस में सबसे ज्यादा होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है? जरा मैसेज करके मुझे बता दो तुम लोग। अंतरा अणु का स्थान सबसे ज्यादा ठोस में होता है कि द्रव में होता है कि गैस में होता है? अंतरा अणु का स्थान किस पदार्थ में सबसे ज्यादा होता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों का सही जवाब है गैस में। ठीक है ना? पीट के गैस में। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अंतरा अणु का स्थान सबसे ज्यादा गैस में होता है। तो हम लोग ये बात कह सकते हैं ना कि अंतरा अणु का स्थान ठोस में जो है वो बहुत कम होता है। तो यहां पर आप लोग क्या लिखोगे? बहुत कम। ठीक है। और द्रव में क्या होता है? ठोस से थोड़ा सा ज्यादा। ठोस, एक मिनट, ठोस, ठोस से अधिक, ठोस से अधिक या ठोस से ज्यादा। और गैस में क्या होता है अंतरा अणु का स्थान? तो गैस में होता है बहुत ज्यादा। आप लोग ऐसे कह सकते हो, बहुत ज्यादा या सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा, सबसे अधिक। और अगर तुलना करें, तुलना करें
तो तुलना में हम यही कह सकते हैं ना कि गैस में अंतरा अणु का स्थान सबसे ज्यादा है, फिर द्रव में है, और फिर ठोस में। क्या होता है ना, कई बार सवाल ऐसे भी आ जाते हैं कि अंतरा अणु का स्थान का बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए, और 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप वहां वहां पर भी आपको ये बातें याद आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल गैस, सुधांशु आपका भी सही है। अंतरा अणु का स्थान सभी को समझ में आ गया। तो अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा, बताओ। मैसेज करो फटाक से, बताओ। हाँ बिल्कुल सही है, आदित्य आयुष आप लोगों का बिल्कुल सही है। हाँ अंशु का भी सही है। सुधांशु ये डी क्या है? डी पूरा लिखो ना कि क्या है। अंतरा अणुक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा, हाँ बिल्कुल, साजिया का भी सही है, सबका सही है। अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसके कण आपस में मजबूती से बंधे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो अंतरा अणुक आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होगा। ये चार्ट आपको बहुत फायदा करेगा, 10वीं क्लास में भी देखना, ये सारी चीजें एक बार आएंगी तो इसको अच्छे से रखना, ये उस समय भी आपको काम आएगा। और द्रव में क्या है, थोड़ा सा कम होगा, कमजोर होगा, थोड़ा सा कमजोर होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। और गैस में बहुत कमजोर होगा। आकर्षण बल सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो इसकी अगर तुलना करें कि अंतरा अणुक आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा होगा, तो ठोस में सबसे ज्यादा होगा, फिर द्रव में, और फिर गैस में। घनत्व की बात करते हैं। घनत्व सबसे ज्यादा किसमें होगा? कमलेश, द्रव कहां से बोल रहे हो तुम, पागल हो क्या? घनत्व जो है वो ठोस में सबसे ज्यादा होगा। ओके। और एक बात ध्यान रखना, ठोस में सबसे ज्यादा क्यों होगा, इसको एक्सप्लेन करने को कहा जाए तो वो भी ध्यान रखना, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, समझाया था, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि ठोस में सबसे ज्यादा होगा तो क्यों होगा। तो ये बात आप लोगों की सही है कि सबसे घनत्व जो होगा सबसे अधिक ठोस में होगा। घनत्व जो है ठोस में सबसे अधिक होगा, ठीक है। और द्रव में जो है वो कम होगा, और गैस में है वो सबसे कम होगा। और तुलना करने की बात करें तो घनत्व सबसे ज्यादा ठोस में है, और फिर द्रव में है, और फिर गैस में है। चलो आगे चलते हैं, ये घनत्व की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कणों की स्थिति। अभी मैंने समझाया कणों की स्थिति और कणों की ऊर्जा। कणों की स्थिति और कणों की ऊर्जा मैंने अभी आप लोगों को समझाया है थोड़ी देर पहले, तो इसको तो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं कि कणों की स्थिति सबसे अच्छी स्थिति स्थिर किसमें रहेगा, ठोस में। यानी ठोस के कण जो हैं वो सबसे ज्यादा स्थिर होंगे, ठीक है ना। और द्रव के कण जो हैं वो ठोस से कम स्थिर होंगे, मतलब हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अस्थिर होंगे, थोड़ा अस्थिर आप लिख सकते हो। और गैस के कण तो सबसे ज्यादा अस्थिर होंगे। गैस के कण सबसे ज्यादा अस्थिर, एक जगह पर नहीं रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे इसके कण, ठीक है। तो अगर इसको कंपेयर किया जाए, इसकी तुलना की जाए, तो कणों की स्थिति सबसे अच्छी किसमें होगी, ठोस में होगी, फिर द्रव में होगी, और फिर गैस में होगी। ऊर्जा की बात की जाए तो ऊर्जा जो है वो उल्टा हो जाएगा। ठोस में सबसे कम ऊर्जा होगी, ठोस में कम ऊर्जा होगी। द्रव में, द्रव के कणों की ऊर्जा थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठोस से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि ठोस से थोड़ा ज्यादा, या थोड़ा ज्यादा लिख लो बस। और गैस में
गैस के कणों की ऊर्जा बहुत ज्यादा, तभी तो इधर उधर ज्यादा ये उड़ते रहते हैं सब। तो कहा जाए कि भैया कणों की ऊर्जा सबसे ज्यादा तुलना किया जाए तो सबसे ज्यादा हम किस में लिखेंगे? सबसे ज्यादा हम गैस में लिखेंगे, फिर हम लोग द्रव में लिखेंगे, और फिर हम लोग ठोस में लिखेंगे। तो कणों की स्थिति और कणों की ऊर्जा भी हमें समझ में आ गई। आकृति और आयतन जो सबसे पहले शुरुआत में हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने शुरुआत में पढ़ा था। कौन इस बात को मुझे समझाएगा, आकृति और आयतन को? किसका मैं माइक ऑन करूं, बोलो। है कोई जो कहे कि हाँ आप मेरा माइक ऑन करिए, इस लाइन को मैं कंप्लीट करवाऊंगा? आयुष, आदित्य बोल रहे हैं, सुस्मिता भी बोल रही हैं, और कोई बोल रहा है? जल्दी से बोलो। बस दो ही लोग हैं क्या पढ़ने वाले? बस यही दो तीन बच्चे हैं? आयुष, आदित्य, सचिन, सुस्मिता, साजिया भी बोल रही हैं। ठीक है, आकृति और आयतन सबको समझ में इसका मतलब आ गया है। ठीक है, सुस्मिता से बात करते हैं। चलो सुस्मिता, आप अपना माइक ऑन करना। सुस्मिता अपना माइक ऑन करो। हाँ बोलो सुस्मिता, आकृति और सर आयतन ठोस मैं में बोलूं? कैसा होगा? हाँ, ठोस में कैसा होगा आकृति और आयतन? सर इसका आकृति और आयतन निश्चित होगा। बिल्कुल, तो यानी आकृति और आयतन, क्या मैं ऐसे लिख दूं कि ये दोनों निश्चित होगा? कहने का मतलब आकृति और आयतन दोनों के दोनों यहाँ पे निश्चित होंगे। एक्सप्लेनेशन पहले दिया जा चुका है। द्रव की बताइए। सर द्रव का उसका आकृति अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा। ठीक है, आकृति अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा। इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं आप क्या? जी सर। जरा, यस सर, मैं कर सकती हूँ। हाँ जरा फटाक से कीजिए, दो लाइन में। सर जैसे कि ठोस पदार्थ में हम ईंट को ले लेते हैं, ठीक। तो उसका मतलब कि उसका आयतन भी निश्चित है और फिर से आकार भी उसका निश्चित है। और बिल्कुल। द्रव में हम पानी और जैसे ग्लास में अगर हम पानी को रखेंगे तो वो ग्लास का आकार ले लेगा। हम्म, अगर हम पानी को बोतल में रख देंगे तो वो बोतल के आकार को ले लेगा। हम्म। इसलिए उसका आकृति अनिश्चित हो जाएगा और उसका आयतन निश्चित हो जाएगा। हाँ, क्योंकि पानी अगर 1 लीटर लेंगे तो वो हमेशा तो 1 ही लीटर रहेगा, जगह तो उतना ही घेरेगा। जी ओके, वेरी गुड। और गैस में क्या कह सकते हैं, आकृति और आयतन क्या होंगे? सर इसके दोनों अनिश्चित होंगे। दोनों अनिश्चित होंगे। वेरी गुड। ओके, चलिए ठीक है, अपना माइक बंद कर लीजिए। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आ गया है। ये कोई जब इतने अच्छे से आपको, अखिलेश माइक बंद कर लो अपना, समझाया जा चुका है तो समझ में आ जाना चाहिए। दोनों अनिश्चित है। और तुलना, इसमें तो मैं तुलना तो कुछ कर नहीं सकते, इसमें अब मैं क्या तुलना करूं? समझ गए सभी लोग, इसमें तुलना करने वाला तो कुछ बात है नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बड़ा छोटा तो हो नहीं रहा कि मैं तुलना करूं। हाँ, संपीड़नीयता के बारे में मुझे कौन समझाएगा और इस टेबल को कंप्लीट करेगा, बोलो। आयुष, फिर से ठीक है आप लोग। आयुष, आदित्य, सचिन, सुस्मिता भी कह रही है। सुस्मिता एक बार हो गया, दूसरे को मौका देते हैं। और कोई समझा सकता है क्या? ये अखिलेश हैं, अंशु हैं, कमलेश हैं, उसके बाद सुधांशु गुप्ता। सुधांशु तो तुम यार शुरू शुरू से हो। क्या सुधांशु, तुम नहीं समझा सकते इस बात को? साजिया बोल रही है मैं भी समझा सकती हूँ। सुधांशु से मैं पूछ रहा हूँ। सुधांशु, आप तो शुरू से यहाँ पर हो, काफी समय से पढ़ रहे हो। सुधांशु अपना माइक ऑन करो, चलो। सर बोले हम बीच में नहीं क्लास किए थे, तबीयत खराब हो गया था, इसी के लिए नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देख सकते थे?
सर तबीयत ठीक हुआ था, आज क्लास किए हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर तो देख सकते थे मेरे भाई। चलो ठीक है, तबीयत खराब में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कभी भी कुछ हो जाया करे ना, कभी भी कोई भी दिक्कत हो जाया करे, अपना रिकॉर्डेड लेक्चर किस लिए है? ऑनलाइन का तो ये सबसे बड़ा फायदा है, जितनी बार मन है उतनी बार देखो। ठीक है, अंशु कह रही हैं, अंशु से बात करते हैं। अंशु माइक ऑन करो। हाँ बोलिए अंशु, माइक ऑन करिए अपना। बोले। हाँ बोलिए, संपीड़ितता क्या होती है पहले ये तो बताइए। जब किसी पदार्थ का दाब डालकर घटाकर या उसके आयतन को बढ़ाया घटाया जा सकता हो तो उसे संपीड्यता कहते हैं। ओके वेरी गुड। तो ठोस में संपीड़ितता कैसी होती है? ठोस असंपीड्य है क्योंकि इसका अंतराणु स्थान बहुत कम होता है, इसीलिए ठोस असंपीड्य है। यानी कि हम कह सकते हैं ना कि ठोस में संपीड़ितता जो है वो बहुत कम होती है। यस सर। द्रव में? द्रव द्रव में? में हाँ बोलिए। सर द्रव में ठोस से कम है। संपीड़ितता ठोस से थोड़ा ज्यादा होगा ना? यस सर, क्योंकि इसमें अंतराणु स्थान ठोस से अधिक होता है। ठोस से अधिक होता है। ओके, तो ठोस से थोड़ा अधिक संपीड़ितता है, मतलब कि हम द्रव को थोड़ा सा दबा सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। हाँ। यस सर। और गैस के और बारे में बताइए। गैस संपीड्य है क्योंकि इसमें अंतराणु स्थान बहुत अधिक होता है और इसको हम दबाकर बहुत कम कर सकते हैं। मुझे लगता है मैंने जो लिखवाया है उसको बहुत अच्छे से आपने रट्टा मार दिया है। नहीं सर। समझ में तो आ गया ना मैंने जो लिखवाया था? यस सर। तो मैं आप लोगों को देखते ही होंगे, मैं किताबी लैंग्वेज नहीं लिखवाता हूँ, मैं चीजों को इस तरीके से लिखता हूँ कि देसी भाषा में समझ में आ जाए। अभी तक यस मैंने सर। जितने भी डेफिनेशन लिखाए होंगे, जितनी भी चीजें लिखाई होंगी, मैं किताबी भाषा नहीं लिखवाता। यस सर। चलो अच्छा है, ठीक है, ओके। तो अगर इसकी तुलना की बात करें तो संपीड़ितता सबसे ज्यादा किस में है? तो सबसे ज्यादा गैस में है, ठीक है ना? यानी गैस को हम लोग सबसे ज्यादा दबा सकते हैं, फिर द्रव को, और फिर ठोस को। ओके चलो। ये आयुष, आदित्य, सचिन, क्या है तुम लोगों को भाई? क्यों फालतू वाले काम कर रहे हो? तो देखो यहाँ पे आपका जो है ना, एक टॉपिक कहा जाए, यानी कि एक चैप्टर कहा जाए, आप लोग अगर 9वीं क्लास का आपके पास रसायन शास्त्र हो, तो उसको जब आप लोग पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि आप लोग उसमें पहला दूसरा चैप्टर आराम से अब पढ़ सकते हो, खुद से वो सारी चीजें पढ़ सकते हो, खुद से सारा चीज कर सकते हो, खुद से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। मैंने आप लोगों को जो 5-6 पदार्थ के नियम पढ़ाए हैं, और उसका ये जो आज मैंने टेबल दिया है, इसका इसके ऊपर चाहूं तो मैं लगभग 100 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकता हूं, 100 से ज्यादा सवाल बना सकता हूं। जैसे सुनना, मैं कह दूं कि ठोस में संपीड़ितता कैसी होती है, ऑप्शन दे दिया, बहुत अधिक, थोड़ा कम, बहुत कम, होती ही नहीं है, या इसमें से कोई नहीं। या सवाल ऐसे भी दिया जा सकता है कि बताओ संपीड़ितता की तुलना करके बताओ ठोस, द्रव और गैस में, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, गैस द्रव ठोस, द्रव गैस ठोस, ठोस द्रव गैस, ऐसे ही करके 4 ऑप्शन वो बना देंगे। तो उस टाइप के भी सवाल हो जाएंगे। तो आप लोगों की सबसे बड़ी क्या दिक्कत है ना, सबसे बड़ी हिंदी मीडियम के बच्चों की दिक्कत है कि हिंदी मीडियम के बच्चे सवाल का सबसे ज्यादा क्या होता है ना, अभी मैं देख रहा हूं, अभी जो 10वीं का एग्जाम देने जा रहे हैं, थोड़ा सा मेरी बात ध्यान से सुनना, तुम लोग ऐसी गलती मत करना। जो आप लोगों के सीनियर हैं, मतलब जो इस समय 10वीं क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं, उन लोगों ने अभी क्या किया है कि
भारतीय भवन का इतना मोटा एक किताब आता है जिसको गाइड कहा जाता है, उन लोगों ने खरीद लिया है और उसमें से क्वेश्चन पे क्वेश्चन रट्टा मार रहे हैं। क्वेश्चन उसका आंसर, ये क्वेश्चन उसका आंसर, वो क्वेश्चन उसका आंसर। उसमें जितने क्वेश्चन है ना, वो सारे क्वेश्चन उन लोगों ने रट्टा मार लिए। समझ में कुछ नहीं आता, समझ में ना के बराबर आता है, 5-10% ही चीजें आती हैं, रट्टा मार रहे हैं। देखो, मैंने कहा ना कि मैंने जो अभी 5-6 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं, मैंने इसके ऊपर ही 100 सवाल बना सकता हूं। पूरा 10वीं के ऊपर तो 5000 भी सवाल बना दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को ये चीज समझना होगा, अभी से कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान दियो। जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको नोट करो, ठीक है ना? उसको नोट करो, उस चीज को सही से लिखो, उस चीज को बार बार याद करो। ठीक है? ये क्या है, तुम लोगों का क्या है भाई? आयुष, आदित्य, सचिन, माइक खोलो जरा अपना, बोलो। हाँ बोलो, क्या बात है? वैसा हम लोग रट्टा नहीं मारते हैं सर। तो ये बार बार यहाँ पर नो ना नहीं क्या मैसेज करिए जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या बिल्कुल? हाँ, ये आदित्य है सर। कोई भी हो, अगली बार से ऐसा मैंने करोगे तो यहाँ से भगा दिए जाओगे, ठीक है? सर भवानीपुर से कि इसमें से तुम लोग इस तरह का अगर मैसेज अगली बार से फालतू का मैसेज मत करो। जितना बोला जा रहा है उसको बात समझो पहले। ना नहीं, मैं कोई तुमसे बात थोड़ी ना कर रहा हूँ कि तुम हाँ या ना कह रहे हो, तो सर हम लोग मैच ठीक है? अब ना 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 का मैसेज यहाँ पर, हाँ 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 ना का मैसेज यहाँ पर आता जाएगा तो मैं जो इम्पोर्टेंट मैसेज है उसको नहीं देख पाऊंगा। तो जरूरी हो तभी मैसेज करो, वरना चुपचाप बातों को सुनो, समझो। अभी तुम लोगों से नवी नवी पास कर गए हो, नवी की चीजें अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में पूछना शुरू कर दूं, अभी सब मुंह छुपा के भागोगे, सबके सब मुंह छुपा के भागोगे। अधिकतर लोग 2-4 ही होंगे क्लास में जो सही से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि मैं तुम लोगों के स्कूलों में भी घूम चुका हूँ, सबसे बात कर चुका हूँ, मालूम है मुझे। और इस चीज से आगे निकलने का रास्ता समझाया जा रहा है कि कैसे तुम इस चीज को बदल सकते हो, तो समझो ना। तुम्हें मालूम है नवी क्लास के बच्चे को 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? जरा बताना, यहाँ पर थोड़ा सी दिक्कत आ गई थी। आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस या नो? ओके, ठीक है। देखो, मैं जो 1-2 लाइन यहाँ पर, 2-3 मिनट का समय है, जरा मेरी बात सुन लो सभी लोग बहुत ध्यान से। मेरी बात जरा ध्यान से सुन लो। मैं 8वीं क्लास में जब था ना, 8वीं क्लास में, उस समय मैं पर डे 4 घंटे से 5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं ही नहीं बल्कि मेरे बैच के सभी बच्चे। उस समय की बात मैं कह रहा हूँ, जब मैं 8वीं क्लास में था। 6ठी-7वीं क्लास में भी जब हम लोग थे ना, उस समय भी हम लोग 2-3 घंटे आराम से पढ़ते थे, लेकिन 8वीं क्लास से ही हम लोग जिस जगह पर पहुंचना था उसकी तैयारी शुरू कर दिए थे। 8वीं क्लास में हम लोग 4-5 घंटे पढ़ते थे, 9वीं क्लास में तो इतना पढ़ते थे, 9वीं और 10वीं, ऐसा लगता था जैसे, मतलब यहाँ पर 11वीं और 12वीं के बच्चे उतना नहीं पढ़ते हैं जितना हम लोगों ने 9वीं और 10वीं में पढ़ाई की। और शहरों में वैसे ही बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? मैंने जो इंग्लिश मीडियम का कोर्स डाल रखा है ना यूट्यूब पे, कभी उस पे जाना और देखना। एक एक चैप्टर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना चीजें हैं उसमें, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। उन सारी चीजों को पढ़ना, समझना, फिर खुद से पढ़ना, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये सब कुछ करोगे तब बढ़ पाओगे आगे।
मैं यहाँ पे ये देखता हूँ ना, गांव में क्या है, और ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे, सब तो नहीं लेकिन ज्यादातर, घंटे 2 घंटे भी ईमानदारी पूर्वक खुद से बैठ के नहीं पढ़ते हैं। या 1 दिन 2 दिन पढ़ लेंगे, तीसरे दिन से फिर वहीं आप। रेगुलरिटी नहीं है। ये नहीं कि यहाँ रोज 2 घंटे 3 घंटे पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं। मेरे बैच की, मैं अपनी अगर बैच की बात करूं, मेरे बैच में 50-60 बच्चे जो थे मेरी सेक्शन में, सभी लोग 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते थे। आज के समय में सिंगल एक बच्चा नहीं है जो बेकार घूम रहा हो। एक बच्चा नहीं है, नॉट ए सिंगल स्टूडेंट। या तो वो किसी ना किसी, अगर गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी कर रहा था एनडीए की, तो एनडीए में है, एयरफोर्स में तो एयरफोर्स में है। कभी मैं चाहूं तो तुम लोगों को सबका दिखा भी दूंगा, यहाँ पे ग्रुप जो हम लोगों का बना हुआ है, कितने सारे बच्चे उसमें वर्दी में है। एनडीए में है, कोई एयरफोर्स में है, कोई नेवी में है, कोई मर्चेंट नेवी में है, कोई इस समय डॉक्टरी कर रहा है, एम्स में है। सबसे हाईएस्ट एम्स में पढ़ता है बच्चा। हम लोग जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उसमें हम लोग आईआईटी एनआईटी में हैं। तो ये चीजें कैसी होती है, सबसे पहले अपनी संगत जो है ना वो थोड़ा सही करो। संगत सही करो और रोज 4-5 घंटे पढ़ने की आदत डालो। जब तक ये सारी चीजें नहीं करोगे तो, अभी देख रहे हो ना एक बवाल चल रहा है। एक तुम लोगों ने सुना होगा एनटीएससी और रेलवे एग्जाम का जो बवाल चल रहा है पटना में। ठीक है, पटना में जो बवाल चल रहा है उसका मेन फंडा क्या है जानते हो? उसमें इतने सारे ना बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे हैं कि उन सबको मैनेज कर पाना ही मुश्किल है। नौकरी है 10, जॉब है 10, और बच्चे हैं 10,000। सोचो कितना मुश्किल है। एक नौकरी पर 1-1 हजार बच्चे बैठ रहे हैं, एक जॉब पे। कंपटीशन इतना हार्ड है, इतना नौकरी का महामारी चल रहा है। कोरोना महामारी से भी ज्यादा महामारी नौकरी का है, बेरोजगारी का है। तो इस बात को समझो और थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। 1 साल का समय है, 10वीं अच्छा करो और बेहतरीन पढ़ाई करो। 10वीं 11वीं 12वीं बेहतरीन जगह पहुंच पाओगे। वरना गांव में फिर वहीं, मैंने संडे को बताया था ना, याद है संडे को मैंने बताया था कि ना पढ़ोगे तो क्या करोगे। तो इन सारी बातों को थोड़ा सा सीरियसली लो और पढ़ाई करो ईमानदारी पूर्वक। कल हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में ही नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसको आप तब तक सभी लोग रिवाइज करिए। अब टाइम खत्म हो गया, माइक ऑन नहीं कर सकते हम भाई। ओके, कल बात कर लेना, या जरूरी कुछ हो तो मैसेज कर देना, मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे।